गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत चर्चा इससे पूर्व जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इससे पूर्व जो चर्चा कर रहे थे उसमें यह समझने का प्रयास किया था कि चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण यह प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है और अनुकूलन करने के साथ साथ उसमें रूपांतरण भी करता है। और रूपांतरण में भी हमने सबसे पहला संरचनात्मक रूपांतरण और निम्नीकृत रूपांतरण की चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। निम्नीकृत रूपांतरण में भी हमने यह समझने का प्रयास किया कि चूंकि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन प्रारंभ करता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमको बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं की चर्चा हम जिस रूपांतरण के अंतर्गत कहते हैं उसे कहते हैं ह्रास पर आधारित रूपांतरण। तो इन तमाम तथ्यों की जानकारी हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज भी मिल रही है, कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज चल ही रही है और साथ में आपको कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं प्रारंभ से लेकर के आज तक क्या चर्चाएं हुई हैं और आगे क्या हमको कंटिन्यू करना है, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने हम यहां पर लिखते हैं। अगर यहां पर हम डिस्कस करें तो एक तथ्य हमको स्पष्ट होना चाहिए। हमने यह कहा था कि चूंकि हमारा जो डिस्कशन चल रहा है ये चल रहा है सैद्धांतिक पक्ष का। किसका डिस्कशन चल रहा है? सैद्धांतिक पक्ष का। इसी सैद्धांतिक पक्ष में सबसे पहला जो पक्ष हम डिस्कस कर रहे हैं इसी का नाम है निश्चयवाद। क्या नाम है? निश्चयवाद। और इसी को कहते हैं हम लोग प्रकृतिवाद। क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद। अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी गतिविधियों को प्रकृति के अनुसार ही संपन्न करता है तो उसको कहते हैं निश्चयवाद या प्रकृतिवाद। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। लेकिन चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति के साथ अनुकूलन करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसमें रूपांतरण भी करता है। तो हमने दूसरे स्टेप में डिस्कशन किया था रूपांतरण। और रूपांतरण में भी कई पार्ट है। एक का नाम है संरचनात्मक रूपांतरण, इसको भी समझा है। दूसरा था जिसका नाम है निम्नीकृत रूपांतरण। इसके पश्चात मिलता है जिसको कहते हैं ह्रास पर आधारित रूपांतरण। और एक और था जिसका नाम था संरक्षी रूपांतरण। लेकिन जो समस्याओं का जन्म हुआ है वो समस्याएं किसके परिणाम स्वरूप जन्म ली हैं, उसका मूल कारण अगर हम देखें तो उसका नाम है निम्नीकृत रूपांतरण। और यही जो निम्नीकृत रूपांतरण है यही वर्तमान का अगर हम कहें तो इसी को हम कहते हैं संभववाद। क्या कहते हैं? संभववाद। इसका तात्पर्य है हमको इसके सैद्धांतिक पक्ष में दो तथ्यों की चर्चा करनी है, एक निश्चयवाद और एक संभववाद। तो दो मूल संकल्पना है। अब इन्हीं दोनों मूल संकल्पनाओं के विषय में हम चर्चा आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने संरचनात्मक के विषय में भी समझ लिया है, निम्नीकृत के विषय में समझा है, ह्रास पर आधारित रूपांतरण को भी समझा है और संरक्षी रूपांतरण को भी समझने का पूरा प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं अब संभववाद और निश्चयवाद। यहां पर अगर हम बात करें कि सैद्धांतिक पक्ष में यहां पर सैद्धांतिक पक्ष में एक पक्ष हमको देखने को मिलता है जिसको कहते हैं निश्चयवाद। क्या कहते हैं? निश्चयवाद। और जो दूसरा पक्ष है उसको कहते हैं हम लोग संभववाद। क्या कहते हैं? संभववाद। अब संभववाद क्या है इसको हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे। निश्चयवाद का तात्पर्य है कि जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार बताए गए नियमों को ध्यान में रख करके उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है या अनुकूलित कर लेता है, तो यह पूरी तरीके से जो निश्चयवाद है यह प्रकृतिवादी विचारधारा है। कैसी विचारधारा है?
यह प्रकृतिवादी विचारधारा है। अर्थात इसके केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या है, तो केंद्र में यहां पर प्रकृति है। अर्थात इस विचारधारा के लोग प्रकृति को ही सर्वोपरि मानते हैं। किसको सर्वोपरि मानते हैं? प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। संभववाद की जो विचारधारा है यह भौतिकता पर आधारित है, अर्थात यह भौतिकतावादी विचारधारा है। कैसी विचारधारा है? भौतिकतावादी विचारधारा है। इसमें भौतिकता को प्रधानता दी गई है। किसको प्रधानता दी गई है? भौतिकता को प्रधानता दी गई है। तो यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो निश्चयवादी विचारधारा है यह प्रकृति को सर्वोपरि मानती है और जो संभववादी विचारधारा है यह भौतिकता को सर्वोपरि मानती है। निश्चयवादी विचारधारा के जो प्रणेता हैं हमने आपसे पहले ही डिस्कस किए थे। इनका नाम था राइट जल महोदय। क्या नाम था? राइट जल महोदय है। और जो संभववादी विचारधारा है इसके प्रणेता कौन है? तो इसके प्रणेता हैं वाइडल डी ला ब्लास। क्या नाम है? वाइडल डी ला ब्लास। तो वाइडल डी ला ब्लास जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं या संभववाद के समर्थक हैं और इनके अनुसार जो रूपांतरण का दूसरा चरण था निम्नलिखित रूपांतरण, उसी को ये ज्यादा महत्व दिए और उसी का जो आधुनिक विचारधारा है उसी का नाम है संभववाद। और इसमें किसको इन्होंने प्रधानता दी है? भौतिकता को प्रधानता दी है। अर्थात ये इसके केंद्र में कौन है? इसके केंद्र में है भौतिकता। तो यह भौतिकता प्रधान विचारधारा है। और एक विचारधारा है जो आपको स्पष्ट होना चाहिए, यह विचारधारा है प्रकृतिवादी विचारधाराएं। देखिए यहां पर एक बातें तो स्पष्ट हो गई हैं कि एक विचारधारा है जो प्रकृति का समर्थन करती है, एक विचारधारा है जो भौतिकता का समर्थन करती है। जब तक विचारधारा का रूप नहीं था तब तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब विचारधारा जन्म लेती है और उस विचारधारा को मानने वाले लोग सामने आते हैं तो विचारधाराएं रूढ़िवादिता की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ इस प्रकार की समस्याएं यहां पर भी जन्म लेती हैं। ये जो विचारधाराएं प्रारंभिक थी, हमने बताया कि कैसे कालक्रम में संरचनात्मक रूपांतरण, निम्नीकृत रूपांतरण, ये सब आया है। लेकिन जब वही एक विचारधारा का रूप धारण करता है तो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चूंकि यह भी एक विचारधारा है, यह भी एक विचारधारा है और दोनों विचारधाराएं क्या हैं? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहां पर अगर हम बात करें कि विचारधाराएं हैं, एक विचारधारा है जिसका नाम है निश्चयवादी विचारधारा और एक विचारधारा है जिसका नाम है संभववादी विचारधारा। और ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की जस्ट अपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं। विचारधारा का सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि अंधा विश्वास। कैसा विश्वास? अंधा विश्वास। जैसे हम किसी मत के अगर फॉलोअर हो जाते हैं तो उसमें चाहे अब कमी हो या अच्छाई, हम इसकी परवाह करते ही नहीं हैं। हम बस उसका आंख मूंद कर विश्वास ही करते हैं। तो कुछ यहां पर भी ऐसा हुआ कि जब संभववादी विचारधारा और निश्चयवादी विचारधारा आई तो दोनों कालक्रम में कैसे हो गए? रूढ़िवादी हो गए। कैसे हो गए? रूढ़िवादी हो गए। यह भी विचारधारा रूढ़िवादी हो गई और यह भी विचारधारा कैसी हो गई? रूढ़िवादी हो गई। तो ऐसे में अगर हम बात करें, अर्थात यह भी एक विचारधारा है और यह भी एक विचारधारा है, लेकिन ये दोनों विचारधाराएं कैसी हैं? विचारधारा ये दोनों रूढ़िवादी हो गई। कैसी हो गई? रूढ़िवादी विचारधाराएं हो गई। जब रूढ़िवादी विचारधाराएं हो जाएंगी तो थोड़ी चिंता का विषय यहां पर होती है। रूढ़िवादी विचारधाराएं, रूढ़िवादी का तात्पर्य अब अंधा विश्वास होगा, चाहे इसमें कमी हो चाहे अच्छाई हो, कोई परवाह नहीं है। तो यहां पर कुछ ऐसी ही कहानी होती है कि जब ये लोग अपना कोई विकास संबंधी कार्य करते हैं, आर्थिक विकास संबंधी कोई कार्य करते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? ये भौतिकता के समर्थक हैं। किसके समर्थक हैं? ये भौतिकता का समर्थन करते हैं, अर्थात ये आर्थिक विकास को महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं?
ये लोग आर्थिक विकास को महत्व देते हैं, लेकिन ये लोग किसको महत्व देते हैं? ये लोग प्रकृति को महत्व देते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे हैं? प्रकृतिवादी हैं। तो प्रकृतिवादी हैं तो ये लोग प्रकृति को महत्व देंगे और ये लोग भौतिकता को महत्व देंगे। तो यहां पर होता क्या है, संभववादी लोग कोई भी कार्य करते हैं उसमें जानबूझ करके, क्या जानबूझ करके प्रकृति के नियमों की अवहेलना करेंगे। क्यों? ऐसे अगर विचारधारा ना होती तो एक दूसरे के विचार का खंडन नहीं किया जाता, लेकिन जब विचारधारा अब विकसित हो गई है और आगे बढ़ रही है तो लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तो ये लोग जानबूझ करके अब निश्चयवादी विचारधारा की क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं, अर्थात प्रकृति के नियमों की अवहेलना करेंगे। अपने प्रत्येक विकास संबंधी कार्य में ये लोग प्रकृति के नियमों की अवहेलना करेंगे। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग पर्यावरण के नाम पर प्रत्येक भौतिक या आर्थिक विकास की गतिविधि को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो जब अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट मतलब होता है ना, या तो दोनों में से कोई एक सर्वोपरि ही है, इसका तात्पर्य यही है। वर्सेस का तात्पर्य क्या है? या तो यह सर्वोपरि है या तो यह सर्वोपरि है। अर्थात अगर हम देखें तो समाज जो हो जाता है, समाज दो खेमों में विभक्त हो गया, दो खेमों में विभक्त हो गया। और इसका परिणाम क्या होगा? जो हमारा समाज एक स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ रहा था, अब समाज स्वस्थ तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि मतभेद हो गया, विचारधाराओं में अंतर आ गया। तो जब समाज दो खेमों में विभक्त हो जाता है तो ऐसे में समाज में जो होती हैं विसंगतियां उत्पन्न होने लगती हैं, समाज में विसंगति उत्पन्न हो जाती है एवं आर्थिक विकास की गतिविधियां बाधित होती हैं, एवं आर्थिक विकास की गतिविधियां बाधित होती हैं। क्या होती हैं? बाधित होती हैं। अगर आर्थिक विकास की गतिविधियां बाधित होंगी तो भी चिंता का विषय है। और ऐसे में अब समाज हमारा प्रगति नहीं कर पा रहा है, अर्थात समाज की प्रगतिशीलता रुक गई। इसका तात्पर्य तो यही है ना कि जो हमारा समाज प्रगति करता था, तो ऐसे में समाज की जो प्रगतिशीलता है यह रुक गई। तो आप कह सकते हैं समाज की प्रगतिशीलता बाधित हो गई, बाधित हो गई। तो ये मूल समस्या हमारे सामने प्रकट हुई कब? क्योंकि निश्चयवादी विचारधारा तो बहुत पहले से ही थी, प्रकृतिवादी विचारधारा बहुत पहले से थी, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में जब संभववादी विचारधारा आई और यह एक कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स की तरफ बढ़ गई, रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं दोनों विचारधाराएं रूढ़िवादिता की तरफ हो गई, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई। और ऐसे में अब समाज हमारा स्वस्थ तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि समाज दो खेमों में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। एक दूसरे के ऊपर केवल दोषारोपण होता था। तो भाई यह एक क्या कहते हैं कुरीतियां हैं, और इन कुरीतियों को क्या करना है? दूर करना है। जैसे अगर आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो उसमें आता है, एक है 6 जो 6वीं शताब्दी है BC, 6 BC। तो वहां पर जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है, जब गौतम बुद्ध जैसे लोग जन्म लेते हैं, तो वहां पर क्या था? हमारा कर्मकांड चरम पर पहुंच गया था। तो कर्मकांड जब चरम पर पहुंच गया था तो उससे समाज में क्या हो? बहुत सारी विसंगति उत्पन्न हो गई। तो समाज चरम पे नहीं चलता है, समाज जो है रूढ़िवादिता से नहीं चलता है, समाज लिबरल होता है, मॉडरेट होता है, एक मध्यम मार्गी विचारधारा चाहिए। तो उसी प्रकार से यहां पर भी ना तो हमारा समाज पूरी तरीके से भौतिकता से चल सकता है और ना तो हमारा समाज पूरी तरीके से पर्यावरण से चल सकता है या प्रकृति से चल सकता है, अर्थात हमको एक सामंजस्य चाहिए। क्या चाहिए? सामंजस्य चाहिए। लेकिन विसंगति है।
तो अब यही बात होती है कि चूंकि दो विचारधाराएं हैं और दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं, तो यहां पर जन्म लेता है, एक तरफ है निश्चयवादी विचारधारा, क्या है, निश्चय, यहां पर इसको भी हटा देते, निश्चयवादी विचारधारा, और दूसरी जो विचारधारा है, इसको भी थोड़ा सही करिए, इधर की जो विचारधारा है वर्सेस करके ये है संभववादी, क्या है, संभववादी। अब दोनों विचारधाराओं के मध्य में क्योंकि विसंगति है, तो इसलिए दोनों के मध्य में कुछ ऐसी विचारधाराएं आती हैं जो मध्यम मार्गी हैं। कैसी हैं, मध्यम मार्गी, मध्यम मार्गी विचारधारा यहां पर जन्म लेती है। मध्यम मार्गी विचारधारा के जन्म लेने के पीछे कारण क्या है, समाज दो खेमों में विभक्त हो गया था और दोनों खेमे पूरी तरीके से अंधविश्वास में चले गए थे, अंधविश्वासी हो गए थे, ऑर्थोडॉक्स हो गए थे। तो ऐसे में समाज हमारा स्वस्थ तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा था। तो कुछ विचारधाराएं ऐसी यहां पर आई हैं जो दोनों के मध्य में कुछ सुलह समझौता कराने का प्रयास करती हैं। लेकिन चिंता का विषय यही है कि ये दोनों विचारधाराएं बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थीं, इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो मध्यम मार्गी विचारधारा है, इसकी बात इन लोगों के कान तक पहुंचती ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो विचारधाराएं आई हैं, उन विचारधाराओं के विषय में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी यहां पर विचारधाराएं हैं जो कालक्रम में विकसित हुई हैं। अगर यहां पर बात करें तो सबसे पहली जो मध्यम मार्गी विचारधारा आती है, यह आती है ग्रिफिथ टेलर की। किसकी आती है, ग्रिफिथ टेलर महोदय की। ये जो ग्रिफिथ टेलर महोदय की विचारधारा है, इन्होंने जो नियम दिया है उसका नाम है ट्रैफिक रूल। क्या नाम है, ट्रैफिक रूल, अर्थात इसका तात्पर्य है रुको, देखो और जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हम रोड पर जब किसी चौराहे को क्रॉस करते हैं तो वहां पर ट्रैफिक की लाइट लगी होती है। वह ट्रैफिक की लाइट हमारे गंतव्य को नहीं बदलती है, हमारे दिशा को नहीं बदलती है। हमको जिस दिशा में जाना है, जिस मार्ग पर जाना है, हम उसी मार्ग पर जाएंगे। तो लाइट का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि यदि किसी भी प्रकार की सामने दुर्घटना होने वाली है तो उससे हमको अवगत कराता है कि अभी आप जिस मार्ग पर जाना चाहते हैं, अभी उस मार्ग पर जाने का समय नहीं हुआ है। आप अपने जाने का इंतजार करिए, जब आपका नंबर आएगा तो आप आगे बढ़िएगा। सिर्फ यही काम करती है ट्रैफिक लाइट, और कुछ नहीं करती है। अर्थात हमको अवगत कराती है, हमको सूचित करती है आगे आने वाली समस्याओं से। और जब हम उस सूचना पर विचार करते हैं और इंतजार करते हैं अपने अवसर का और फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच भी जाते हैं और किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं घटित होती है। तो कुछ उसी जैसा यहां पर विचार ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है ट्रैफिक रूल का। ये कहते हैं, इनका ज्यादातर जो निर्देश है वो संभववादी विचारधारा के लिए है, भौतिकतावादी विचारधारा के लिए है। ये कहना चाहते हैं भाई आप लोगों को आर्थिक विकास करना है, आप करेंगे, रुकेंगे नहीं, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आपने जो सोच रखा है वो तो आप करके ही रहेंगे ना, उसको कौन टाल सकता है। हम लोग भी अपने आप को देख लें कि हम जो चाहते हैं वो किसी न किसी प्रकार से कर ही देते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो ये भी कहते हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय कि भाई आपने जो सोच रखा है, जो आर्थिक विकास संबंधी नीति आपने बना लिया है, जो आप चाह रहे हैं करने को, आप करेंगे, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, बस आपको एक सुझाव दे सकते हैं कि आप जिस आर्थिक विकास की गतिविधि को संपन्न करने जा रहे हैं, क्या उस आर्थिक गतिविधि के संपन्न होने से किसी प्रकार का दुष्परिणाम आपको भविष्य में
झेलना तो नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा है तो आप थोड़ा इंतजार करें और जब उचित अवसर आए, उचित समय आए, तो फिर आप उस आर्थिक विकास की गतिविधि को संपन्न करें। सिर्फ इतना ही इनका निर्देश है कि आप आंख मूंद करके आर्थिक विकास न करें, थोड़ा आगे पीछे आप विचार करें कि जो आप कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम आपको ही तो नहीं भुगतना पड़ेगा। यदि लग रहा है कि आप स्वयं उसके भुक्तभोगी होने वाले हैं तो थोड़ा उससे अवगत हो जाइए और इससे अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करिए। तो मिला जुला के एक मध्यम मार्ग विचारधारा है और दोनों को निर्देश देता है कि भाई कुछ ऐसा मार्ग निकालो जिससे समाज हमारा फिर से स्वस्थ तरीके से विकसित हो सके। लेकिन बात वही है कि दो इतने बड़े बड़े विचारधारा समाज में फैले हुए हैं कि उनके मध्य में यह छोटी विचारधारा कहीं से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। लेकिन फिर भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमको आंसर देना होता है कि ट्रैफिक रूल किसका विचारधारा है, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय का है और इन्होंने ही रुको देखो और जाओ की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। क्या इतनी ही विचारधारा है? क्या नहीं, और भी विचारधाराएं हैं। अगर एक विचारधारा हम देखें तो एक विचारधारा आती है स्पेट महोदय की है। किसकी है? स्पेट महोदय की है। और ये विचारधारा देते हैं कौन सा? प्रसंभववादी विचारधारा। ये किसकी विचारधारा है? यह स्पेट महोदय की है। कौन सी? प्रसंभववादी। इनका तात्पर्य ये है, देखो अर्थ को समझना है, बाकी लिखने का कार्यक्रम तो आप बाद में भी करिएगा, क्योंकि यहां पर मेरा उद्देश्य सिर्फ है समझाने का। लिखने का कार्यक्रम आप वीडियो को पॉज कर करके लिखिएगा। यह जो टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, आपको अभी कहीं से लग नहीं रहा होगा कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी चल रहा है, ज्यादातर सिद्धांत नजर आ रहे हैं। लेकिन बस एक ही दो क्लास में हम लोग अब इन्वायरमेंट पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया, इतने क्लास को आपने धैर्यपूर्वक देखा है, तो एक दो क्लास और देखें। उसके पश्चात आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। और वैसे भी ये विचारधाराएं ऐसे फिजूल में तो है नहीं, इनसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। निबंध में ये काफी मदद करेगी आपकी, साथ में आपके प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं और इंटरव्यू में भी यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि पूछे जाएं भी ना जाएं, लेकिन फिर भी आपको एक जिम्मेदार और सभ्य नागरिक का ज्ञान तो अवश्य प्रदान करेगी। आप जहां भी रहेंगे आपको इससे सीख अवश्य मिलेगी कि आप चार लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो आप इसका परिचय अवश्य दे सकते हैं और यह अपने जीवन में भी आप एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कर रहे हैं, उसको संरक्षण करने के दृष्टिकोण से। तो आपको हर पहलू से यह मदद करने ही वाली है। तो यहाँ पर इनका जो मानना है स्पेट महोदय का प्रसंभववादी विचारधारा में, ये कहते हैं क्या? इनका कहना है कि आर्थिक विकास की जब किसी भी प्रकार की गतिविधि को हम करने जाते हैं तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे पास प्रकृति में बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको कोई फर्नीचर चाहिए स्टूडेंट के बैठने के लिए क्लासरूम में। फर्नीचर मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी डिमांड है, और इस फर्नीचर की आपूर्ति हेतु प्रकृति में बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। हम चाहें तो यह फर्नीचर पूरी तरीके से किसी मेटल का बना सकते हैं, हम चाहें तो यह फर्नीचर किसी प्रकार की लकड़ी से बना सकते हैं, हम चाहें तो यह फर्नीचर किसी प्रकार के फाइबर का निर्मित कर सकते हैं, हम चाहें तो यह फर्नीचर किसी मिक्स टाइप के लकड़ी के प्रयोग से कर सकते हैं। बहुत से विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं। आपके भी दिमाग में होगा बहुत सारे विकल्प हैं, अब सभी विकल्प की चर्चा तो हम करेंगे नहीं, लेकिन बहुत से विकल्प हैं, हम फर्नीचर बना सकते हैं। लेकिन हमको विचार सिर्फ इस बात का करना है इनके अनुसार कि इन उपलब्ध विकल्पों में से जो प्रकृति हमको विकल्प दे रही है, उन विकल्पों में से जो सबसे
समुचित विकल्प है, हम उस विकल्प का चयन करें और अपने आर्थिक विकास की गतिविधि को संपन्न करें, जिससे पर्यावरण की क्षति न्यूनतम हो। इसका तात्पर्य है कि अगर हमको फर्नीचर बनाना ही है तो हम फर्नीचर बनाने के लिए अगर लकड़ी के शौक रखते हैं तो हम वृक्षों की प्रत्यक्ष लकड़ियों का प्रयोग करने की बजाय जो वर्तमान में आर्टिफिशियल टाइप की लकड़ियों का प्रयोग अब हो रहा है, मिक्स टाइप की, जिसमें हम लोग गन्ने की खोई का प्रयोग करते हैं या अन्य घास फूस का प्रयोग करते हैं, बांस का प्रयोग करते हैं, यूकेलिप्टस का प्रयोग करते हैं, इन सबके सहयोग से जो हम आर्टिफिशियल लकड़ियों का अब फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन लकड़ियों के प्रयोग से हम चाहें तो अपने फर्नीचर को बना सकते हैं, जो टिकाऊ भी है, खूबसूरत भी लगती है, ठीक ठाक भी लगती है और हमारा कार्य भी हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है और इससे प्रकृति को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि किसी बड़े पौधे को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपशिष्ट मटेरियल से ही यह जो आर्टिफिशियल लकड़ी है वो बन जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि हमारा कार्य भी संपन्न हो गया और प्रकृति को क्षति भी बहुत कम उठानी पड़ी। तो स्पेट महोदय यही कहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त विकल्पों में से, क्या लिख देते हैं यहां पर, प्रकृति प्रदत्त, क्या, प्रकृति प्रदत्त विकल्पों में से समुचित, क्या, समुचित विकल्प का चयन करें और अपने आर्थिक विकास की गतिविधि को संपन्न करें। काफी अच्छा विचार है, लेकिन समस्या वही है कि ये दोनों विचारधाराएं काफी प्रबल हैं और इन प्रबल विचारधाराओं के आगे इन लोगों की बातें कहीं नजर ही नहीं आती हैं। फिर भी सुझाव है, मध्यम मार्गी विचारधारा है, जो समाज में विसंगति है उस विसंगति को दूर करने का प्रयास है। कहां तक सफल हुआ, कहां तक नहीं हुआ, वो बाद का विषय है, लेकिन यह सुझाव आया है प्रसंभववादी विचारधारा का स्पेट महोदय के द्वारा। आगे अगर हम डिस्कस करें तो इसी प्रकार आगे भी कुछ विचारधाराएं आती हैं। अब वो कौन सी विचारधाराएं हैं उसमें भी पढ़ते हैं। आगे जो मध्यम मार्गी विचारधाराएं हैं, मध्यम मार्गी, इसमें अगर हम तीसरा बात करें तो यहां पर आता है सियरा क्लब। क्या आता है, सियरा क्लब। ये जो सियरा क्लब है ये भी काफी अच्छी विचारधारा है और हमको पता भी होना चाहिए, प्रश्न भी को पूछा जाता है। अगर सियरा क्लब के विषय में हम डिस्कस करें तो इन्होंने कहा है विकास का, क्या, विकास का अंधा विरोध करने की बजाय, विकास का अंधा विरोध करने की बजाय अंधे विकास का, किसका, अंधे विकास का विरोध करना चाहिए। अंधे विकास का विरोध करना चाहिए। यह भी विचारधारा काफी महत्वपूर्ण है और वर्तमान में भी यह प्रासंगिक है, इसलिए हमको इस विचारधारा के विषय में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यहां पर कह रहा है कि विकास का हमको अंधा विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे विकास का विरोध करना चाहिए जिसमें अंधापन हो। क्या हो, अंधापन हो। इसका तात्पर्य क्या है समझते हैं। कारण क्या है कि जो पर्यावरणवादी लोग हैं, अर्थात निश्चयवादी जो लोग हैं या प्रकृतिवादी जो लोग हैं, ये लोग करते क्या हैं, पर्यावरण के नाम पर, प्रकृति के नाम पर हर विकास संबंधी गतिविधि को रोकने का कार्य करते हैं। आज भी आप देखते हैं बहुत सी एनजीओ संस्थाएं हैं, सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, चाहे उस प्रोजेक्ट से समाज को क्षति हो या ना हो, हमारे परिवेश को किसी प्रकार का क्षति हो या ना हो, फिर भी उसको लोग रोकने का कार्य करते हैं। अर्थात
अंधा विरोध करते हैं, उचित नहीं है। ये कहते हैं हम लोगों को कैसा विरोध करना चाहिए, ऐसा विरोध करना चाहिए जिसमें दूरदृष्टिता का अभाव हो। किसका अभाव हो? दूरदृष्टिता का अभाव हो, अर्थात हमारे विकास संबंधी कार्य में पर्यावरण की जब अनदेखी की गई हो, किसकी अनदेखी की गई हो? पर्यावरण की अनदेखी की गई हो, तो आप ऐसे विकास का विरोध करें तो अच्छी बात है। आजकल आप लोग ये पॉलिटिकल पार्टियों में देखते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, दोनों कोई किसी से कम नहीं है। एक दूसरे का ये तुरंत विरोध करते हैं, चाहे वह दिया गया स्टेटमेंट या वह बताई गई पॉलिसीज विरोध के योग्य हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये तुरंत विरोध करते हैं। मतलब कैसा विरोध करते हैं? अंधा विरोध करते हैं। अंधा विरोध नहीं करना चाहिए। हमको कैसा विरोध करना चाहिए? अंधे विकास का विरोध करना चाहिए। यही कह रहा है, हमको कैसा विरोध करना चाहिए? अंधे विकास का विरोध करना चाहिए। यह कौन कहता है? सियरा क्लब कहता है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और हर समय, हर कालखंड में, हर स्थान पर यह जो स्टेटमेंट है यह प्रासंगिक है और प्रासंगिक बनी भी रहेगी। इसकी प्रासंगिकता पर हमें नहीं लगता कि कभी कोई प्रश्न चिन्ह उठने वाला है। तो यहां पर अगर हम अगली विचारधारा की बात करें तो एक विचारधारा आगे आती है जिसका नाम है दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल। क्या है? दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल। यह भी एक विचारधारा है और इस विचारधारा के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा आइए समझते हैं कि दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल क्या है। बहुत अच्छा यहां पर इन्होंने डिफाइन किया है। इनका जो मानना है कि चूंकि हमको जो विकास करना चाहिए वो किस प्रकार से करना चाहिए उसको ये डिफाइन करते हैं। ये कहते हैं, एक त्रिभुज की संकल्पना देते हैं, कहते हैं कि यह जो त्रिभुज होगा यह कैसा त्रिभुज होना चाहिए? यह होना चाहिए समबाहु त्रिभुज, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समान लंबाई की हो। एक भुजा पर हमको जो रखना है यह रखना है पारिस्थितिकीय दक्षता को रखना है ध्यान में। एक पर हमको जो ध्यान रखना है ये रखना है आत्मनिर्भरता को। किसको? आत्मनिर्भरता को। और एक पर रखना है आर्थिक विकास को। किसको रखना है? आर्थिक विकास को। यदि हम इन तीनों तथ्यों पर प्रॉपर ध्यान देते हैं और इनको ध्यान में रख करके यदि हम आर्थिक विकास की गतिविधि को संपन्न करते हैं तो इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारा प्राकृतिक जो संरक्षण है वो भी उद्देश्य पूरा हो रहा है, समाज में जो विसंगति है वो भी समाप्त हो रही है। क्योंकि लिखा है ना, आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का तात्पर्य क्या है कि समाज में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो शोषित और वंचित है। अमीर वर्ग के द्वारा उसका शोषण किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों से या आर्थिक संसाधनों से यह वर्ग क्या है? वंचित है। ना तो उसको मूल रूप से किसी प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, ना स्वास्थ्य संबंधी, ना शिक्षा संबंधी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ऐसा वर्ग जो शोषित और वंचित है वह वर्ग आत्मनिर्भर हो सके, ऐसी पॉलिसीज हमको बनानी होगी। लेकिन यह ध्यान रखना होगा आर्थिक विकास की नीति का निर्धारण करते समय कि पारिस्थितिकीय दक्षता का उल्लंघन ना हो। किसका उल्लंघन ना हो? पारिस्थितिकीय दक्षता का उल्लंघन ना हो। क्योंकि लोग आर्थिक विकास की जब नीति बनाते हैं तो बहुत समय ऐसी नीतियां बना दी जाती हैं जिसमें समाज के अंतिम वर्ग पर उपस्थित जो शोषित और वंचित वर्ग है उसकी लोग अनदेखी कर देते हैं। तो यह उचित नहीं है। या कभी कभी होता है कि इनके हित की बात तो करते हैं लेकिन पर्यावरण की अनदेखी कर देते हैं। यह भी उचित नहीं है। हमको ऐसा आर्थिक विकास बनाना है, ऐसी आर्थिक विकास की नीति सुनिश्चित करनी है जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित हो, साथ में पारिस्थितिकीय दक्षता भी हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तब जाकर के वह विकास क्या होगा? वह पर्यावरण को भी सुनिश्चित कर देगा, उसकी सुरक्षा कर देगा और आर्थिक विकास को भी
सुनिश्चित करेगा, उसको भी संपन्न करेगा। तो यहां पर एक शब्द लिखा है पारिस्थितिकीय दक्षता। इस पारिस्थितिकीय दक्षता का क्या तात्पर्य है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय दक्षता का, तो इसका तात्पर्य बहुत बेसिक है और ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। यहां पर होता है कि जो हमारा उपभोग है, क्या उपभोग की दर, उपभोग की दर पुनर्उत्पादन की दर से, ध्यान रखिएगा यहां पर हम लिख रहे हैं पुनर्उत्पादन की दर से या तो कम हो या तो इक्विवेलेंट हो, यह ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि हमारा उपभोग उत्पादन की दर से बढ़ जाए। अगर उपभोग उत्पादन की दर से बढ़ेगा तो हम लोग लगातार डेफिसिट में जाएंगे, घाटे में जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। जैसे हमारी आमदनी महीने की 10,000 है और खर्च 15,000, तो ठीक तो नहीं है। इसका तात्पर्य है हम हर महीने 5,000 घाटे में जा रहे हैं। तो हमको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्शन गेहूं का है पूरे साल का 10 क्विंटल, तो हमारा उपभोग भी मैक्सिमम 10 क्विंटल ही हो, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। कम हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि हमारा पुनर्उत्पादन अधिक होना चाहिए, किससे? उपभोग से, कम नहीं होना चाहिए। तो हमको इस प्रकार से आर्थिक नीति का निर्धारण करना होगा जिससे हमारा उपभोग की दर पुनर्उत्पादन की दर से कम रहे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को फिर से निर्मित होने में एक लंबा समय लगता है। एक वृक्ष को काट करके उपभोग करने में शायद हमको कुछ घंटे कुछ मिनट ही लगेंगे, लेकिन एक वृक्ष को तैयार होने में शायद कई वर्ष लग जाते हैं। इसका तात्पर्य है हमारा उपभोग पुनर्उत्पादन की दर से सदैव कम हो या तो इक्विवेलेंट हो। यही कंडीशन हमारे लिए बेहतर है। यदि इसको हम ध्यान में रखते हैं तो इसी को कहते हैं दसमन के त्रिभुजाकार मॉडल की संकल्पना। और इसकी चर्चाएं हम लोग आगे पुनः करेंगे जब वर्टलैंड की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो। लेकिन यहां पर एक और छोटा सा सिद्धांत है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आज के क्लास को हम विश्राम करेंगे। यहां पर जो अगला है मध्यम मार्ग 5वें नंबर पर, यह आता है जिसको कहते हैं लिमिट टू ग्रोथ, यानी इसको कहते हैं क्लब ऑफ रोम। ये है क्लब ऑफ रोम। ये जो क्लब ऑफ रोम है, इसने जो संकल्पना दी है, यह संकल्पना है लिमिट टू ग्रोथ। ये लिमिट टू ग्रोथ की जो संकल्पना है, यहां पर लिमिट टू ग्रोथ, यह संकल्पना कब की है? यह संकल्पना है 1972 की है, 1972 की है, और यह जनसंख्या के विषय में है। किसके विषय में इसकी संकल्पना है? जनसंख्या से संबंध रखती है। लेकिन यहां पर इसका प्रयोग कर लिया गया है। कैसे कर लिया गया, थोड़ा उसको हम आपको डिफाइन करते हैं। यहां पर बात यह है कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, क्या? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो होती है यह ज्यामितीय दर से होती है। कैसी होती है? ज्यामितीय दर से। लेकिन जो संसाधन होते हैं, क्या? संसाधन में वृद्धि जो होती है, संसाधन की वृद्धि, यह किस प्रकार की होती है? अंकगणितीय दर से, अंकगणितीय दर से। इसका तात्पर्य है कि अगर इस साल मेरा प्रोडक्शन 1 क्विंटल है तो अगली साल हम ज्यादा बढ़ा के कर लेंगे, 2 कर लेंगे, फिर उसके बाद 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, अर्थात 1-1 बढ़ रहा है। लेकिन जनसंख्या ऐसे नहीं बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, अर्थात गुणोत्तर दर से बढ़ती है। किस दर से बढ़ती है? गुणोत्तर दर से बढ़ती है। अगर इस साल जनसंख्या 1 है तो अगली साल 2, फिर 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे बढ़ती है। इसका तात्पर्य है, इनका कहना है कि जिस दर से हमारे प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और यदि इसी अनुपात में हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ किया तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारे प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे जो विकास की दर है
उस पे एक लिमिट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लिमिट लग जाएगी। अर्थात हमारे विकास की एक सीमा है, हम उससे अधिक विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको यह ध्यान रखना होगा कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और जो हमारे आर्थिक विकास की गतिविधियां हैं, दोनों में एक संतुलन बना रहना चाहिए। लेकिन बात वही है कि दोनों विचारधाराएं जो संभववादी और निश्चयवादी हैं, दोनों रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। दोनों की विचारधाराएं इतनी प्रबल हैं कि उन विचारधाराओं के सम्मुख ये विचारधाराएं कहीं टिकती नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना एक प्रयास समाज के सामने रखा है और यह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है कि हमको इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अंत में जाकर के इन दोनों विचारधाराओं को समन्वय स्थापित करने का कार्य 1972 में किया गया है। लास्ट में जो सबसे फाइनलाइज है उसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे। यह है 1972 का, जिसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। अब स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? यह भी एक मध्यम मार्गी विचारधारा है जो संभववादी और निश्चयवादी विचारधाराओं के मध्य में सामंजस्य स्थापित करने का एक सफल प्रयास किया गया। इसके पहले जो प्रयास थे वो प्रयास थे, लेकिन सफल प्रयास नहीं हो पाए। लेकिन जो सफल प्रयास रहा है इन दोनों के मध्य में सामंजस्य स्थापित करने का, उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन की चर्चा अब हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।